नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कहानी इल्जाम। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी इल्जाम। कामिनी, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे, उनके पति भावेश ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे यह याद ना आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर दमयंती को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई ताक में बैठा हुआ हो। भड़कते हुए कामिनी ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवा मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती समीक्षा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो क्या गलत है। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो आप? समीक्षा के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते, मयंक ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर इल्जाम लगाने के लिए जानबूझकर छिपा कर रख दिए होंगे, कामिनी जी ने गुस्से से कहा। मम्मी प्लीज इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख गई हों। मम्मी, कई दफा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज कहीं रख कर भूल जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। पत्नी या साले साली को बुरा न लगे यह सोचकर मयंक ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह से ढूंढा। एक एक कोना देख लिया पर गहने कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने न मिलने पर कामिनी ने समीक्षा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थक कर मयंक ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहां भी नहीं मिले। कामिनी जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने गहने कहीं छिपा दिए होंगे। इधर समीक्षा के साथ साथ उसके भाई बहन अनुज और दिशा को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना बहुत अखरी। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अनुज ने साफ शब्दों में अपनी बहन से कहा था, दीदी हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर समीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले थे। मयंक ने उसे गले लगा लिया था। समीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मयंक भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा समीक्षा के आगे पीछे घूम रहा था। कामिनी जी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और मयंक समीक्षा को शांत करने के प्रयास में लगा था। समीक्षा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे मयंक को जीवन साथी बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नजर के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी मान मनोबल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह समीक्षा के घर वालों ने तो सहमति दे दी, मगर मयंक के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। मयंक की माँ कामिनी किसी भी हाल में गैर जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को मयंक के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वे मयंक को लव मैरिज की इजाजत नहीं दे सकती। मयंक के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर मयंक ने समीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब कामिनी को यह बात पता चली तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कामिनी को इस बात पर भी काफी रोष था कि वे बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। समीक्षा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया, मगर घर में हंसी खुशी का माहौल नहीं बन सका। कामिनी अलग कमरे में बंद रही। कमरे से बाहर आती तो भावेश संकोच में बहू से ज्यादा बातें नहीं करते। मयंक पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी विक्रांत और ननद दीक्षा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। समीक्षा समझ नहीं पाती कि वह घर के हालात को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि सास उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। धीरे धीरे भावेश समीक्षा के व्यवहार से काफी प्रभावित होने लगे। कामिनी की नाराजगी भी कम होने लगी।
मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी हो गई और घर में कोई रौनक नहीं हुई। सब कुछ सुना सुना सा रह गया। इसका समाधान भी भावेश ने निकाल लिया। कामिनी, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें, उसमें सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। कामिनी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। कामिनी ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, गहने और रिश्तेदारों के जमघट के बीच वे पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। भावेश को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह कामिनी भी समीक्षा को दिल से स्वीकार कर लेगी। समीक्षा के घर वालों से मेलजोल बढ़ाने और कामिनी के फूले मुंह को छिपाने के लिए भावेश ने समीक्षा के भाई बहन को 7-8 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। समीक्षा का भाई अनुज काफी मजाकिया स्वभाव का था, तो वहीं बहन दिशा डांस व गाने में बहुत होशियार थी। मयंक की बहन दीक्षा और भाई विक्रांत भी अनुज और दिशा के साथ खूब मस्ती धमाल करते। 3-4 दिन इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। समीक्षा और मयंक भी नए माहौल का मजा ले रहे थे। कामिनी भी नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। अनुज और दिशा उसी शाम अपने घर चले गए थे और समीक्षा बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। कामिनी का बड़बड़ाना चालू रहा, जबकि मयंक समीक्षा को नॉर्मल करने के प्रयास में लगा रहता। भावेश अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। वक्त के साथ जख्म भरते गए। कामिनी और समीक्षा एक दूसरे के साथ सामान्य व्यवहार करने लगी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 6-7 माह का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन मयंक घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून व खुशी के भाव थे। आते ही उसने समीक्षा से कहा, मैंने बताया था ना, मुंबई में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफर की अर्जी दी थी। वह आज अप्रूव हो गई। इस महीने की 25 तारीख को मुझे वहाँ के ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर समीक्षा का चेहरा भी खिल उठा। मयंक ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नजरों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली। भावेश ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि मयंक के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। मयंक और समीक्षा मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके 1-2 साल बाद ही मयंक के भाई विक्रांत को पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह MBA करने वहां चला गया और जल्द ही वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 2-4 साल में छोटी बहन की शादी भी हो गई। अब घर में केवल भावेश और कामिनी ही रह गए थे। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। मयंक और समीक्षा को मुंबई आए करीब 10 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ जो अब 6 साल का हो गया था। एक दिन मयंक के पास भावेश का फोन आया। वे काफी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते कहते भावेश रो पड़े। यह क्या कह रहे हैं पापा, सही से बताइए, क्या हुआ माँ को? पापा प्लीज रोइए मत। बेटा उसे आंतों का कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से न ढंग से खा पी रही है और न कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमजोर हो गई है कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है, पर बेटा मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं? चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि विक्रांत ने क्या कहा, क्या वह आ सकता है? नहीं बेटा, वह कह रहा है कि उसके ऑफिस में अभी 4 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा है कि वह तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने दीक्षा से भी कहा, पर उसके दोनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं। वह कह रही थी कि बच्चे माँ को परेशान करेंगे। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं समीक्षा से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की जरूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल टीचर है, वर्किंग है, उसकी जॉब पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन मयंक ने फोन करके बताया, पापा समीक्षा ने माँ की सेवा के लिए 1 माह की छुट्टी ले ली है। जरूरत पड़ी तो आगे छुट्टी बढ़ा लेगी। मैं भी 1 सप्ताह के लिए आ रहा हूँ। 2 दिनों बाद ही मयंक समीक्षा के साथ घर पहुँच गया। कामिनी जी बेड पर थी, नौकर छुट्टी पर जा चुका था। समीक्षा ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की, फिर सास को अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदले, उनके बेड का कवर, पिलो कवर आदि निकाल कर धो दिए, नई बेडशीट बिछाई।
पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही मयंक माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमो सेशन दिए जा रहे थे। मयंक ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतजाम करवाया। एक सप्ताह रुक कर वह वापस चला गया और समीक्षा दिल लगाकर सास की सेवा करती रही। कामिनी फिलहाल निजी काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती तो कभी कपड़े गंदे हो जाते। वे खुद पर कंट्रोल न रख पाती। पर समीक्षा हर तरह की परेशानियों में सास के साथ खड़ी रहती। उनकी बैसाखी बनकर वह इस तकलीफ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफों के साथ साथ मन की तकलीफें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजर रहा था। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से इनकार कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और सास को ऐसे संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन कामिनी जी बैठे बैठे रोने लगी। समीक्षा ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वे केवल रोती ही रहीं। उन्हें बहुत देर तक फफक फफक कर रोता देख समीक्षा बेचैन हो गई। वह ससुर को बुला लाई। भावेश पत्नी को चुप कराने लगे। फिर समीक्षा से बोले, असल में इनकी भाभी इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने भाभी से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भाभी इनके दिल के इतनी करीब रही हैं, उनसे ही ये मिलना क्यों नहीं चाहती हैं। रो भी रही हैं और मिलना भी नहीं है। पिताजी, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वे आपसे रोने का कारण शेयर कर लें, कहकर समीक्षा कमरे से बाहर चली गई। भावेश ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो कामिनी रोते हुए बोली, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने समीक्षा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफी मांगने योग्य नहीं है। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्जाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने वह सब अपने भाभी के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम समीक्षा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर इल्जाम लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वे फिर से रोने लगी। भावेश आश्चर्य से पत्नी का चेहरा देखते रह गए। हाँ, भाभी ने ही मुझे कहा था कि बहू को मयंक और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। मयंक भी पत्नी से झगड़ा करेगा और समीक्षा के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कामिनी? भाभी के कहने पर तुमने दो निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे पास नहीं आए। तुम समीक्षा को मयंक और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों कामिनी? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना भाभी ने तुम्हें सलाह दी थी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना, भावेश ने गुस्से में कहा। कामिनी फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी। उसकी खराब हालत देखते हुए भावेश ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ कामिनी, अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही है। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आएं। प्लीज आप समीक्षा को समझाओ ना, वह अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफी मांग लूं। पहले तो तुम्हें समीक्षा से माफी मांगनी चाहिए कामिनी। मैं समीक्षा को बुलाकर लाता हूँ। भावेश ने समीक्षा को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? कामिनी समीक्षा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था, पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियां भी नहीं करती, और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बच्ची? इस बुढ़िया को माफ कर दे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी तकलीफ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रोई नहीं मम्मी, प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में नहीं देखना चाहती थी, पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया है। आपको इल्जाम लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। समीक्षा ने उनके हाथों को सहलाते हुए बोला,
इसी बात का तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, देख ले इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ लगी हूँ। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी अहमदाबाद में है, वहीं शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, कहकर समीक्षा ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर भाई को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी आप तो जानती हो उस इल्ज़ाम को मैं कितनी मुश्किल से अपने दिल से दूर कर पाया हूँ। 22-23 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं अनुज ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं। समीक्षा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक कामिनी ने समीक्षा के हाथ से फ़ोन ले लिया और अनुज के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी। बेटा प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे। एक बार मेरे पास आ जा, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते कामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। अनुज का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। अनुज की बात सुनकर रोते रोते भी कामिनी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और समीक्षा से बोली, समीक्षा बेटा अनुज आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। समीक्षा कामिनी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बेड पर लिटा दिया। आज कामिनी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। अभी आप सुन रहे थे कहानी इल्जाम।